आप सभी का मेरे चैनल स्टीम ईगल पर स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की साइंस का 2024 का अनसॉल्व्ड साइंस का है, सेट पहले का आईजे कोड का है। तो आइए बिना टाइम गंवाते हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला दिया है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के दो कंडीशन हैं। एक कंडीशन ये है कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। अगर आप वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये रहा आपका उत्तल दर्पण, ये रहा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। ये रहा ध्रुव P है और ये है फोकस पॉइंट F है, ये वक्रता केंद्र C है। अगर वस्तु अनंत पर है तो एक प्रकाश किरण ऐसे आए मुख अक्ष के समांतर। अनंत पर कोई भी वस्तु होती है तो वहाँ पर प्रकाश किरण एक दूसरे के हमेशा समांतर चलती हैं। तो ये गुजर गई एक फोकस से और ये गुजर गई इस फोकस से, गुजर गई इस पॉइंट से। अब अंदर तो कलई किया गया है, अंदर तो कलई किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश किरणों कैसे दिखाएंगे, डॉट डॉट, क्योंकि वाकई में प्रकाश किरण इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, आभासी। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है। कहाँ पर बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है। और क्या होता है, आभासी। जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, सीधा होता है और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब अनंत को छोड़कर आप वस्तु को कहीं भी रख दो, अनंत को छोड़कर अगर अब आप वस्तु को कहीं भी रख दो तो क्या होगा, ये रहा आपका उत्तल दर्पण है और ये रहा ध्रुव P है, ये फोकस पॉइंट F है, ये वक्रता केंद्र C है, ये वक्रता केंद्र C है। अब हमने यहाँ पर एक वस्तु रखी, यहाँ से प्रकाश किरण एक मुख अक्ष के समांतर चली और एक प्रकाश किरण कहाँ से गुजर गई, फोकस से गुजर गई। अब चूंकि कलई किया हुआ है तो इसलिए इसके अंदर क्या करेंगे, डॉट डॉट दिखाओगे आप। और एक प्रकाश किरण चलेगी वक्रता केंद्र की ओर चलेगी, वक्रता केंद्र से क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। अब वापस क्यों लौट जाते हैं, क्योंकि वक्रता केंद्र पर ही अभिलंब है, वक्रता केंद्र पर ही आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों, इसलिए वक्रता केंद्र से वापस लौट गई। तो देखो दोनों लौटते समय कहाँ काटी, यहाँ पर क्रॉस की, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना। तो अगर आप अनंत को छोड़ के उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब P और F के बीच में बनता है, P और F के बीच में बनता है। जैसे आपसे पेपर कभी कभी पूछ लेता है कि प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बन सकता है, तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में अधिक से अधिक है U बराबर है, फिर प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी के बराबर हो सकती है। क्यों, क्योंकि जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बना, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो फोकस दूरी की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह क्या, चार ऑप्शन दिए हैं। पहला कह रहा है कि सघन से विरल माध्यम में जाती हैं, दूसरा कह रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, फिर तीसरा कह रहा है कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, और चौथा कह रहा है कि पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती है। तो चलो अपवर्तन पहले देखते हैं। अपवर्तन हम दो डायग्राम यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और दोनों समझ लेते हैं। देखो, अगर हम मान लेते हैं ऊपर क्या है, विरल माध्यम है, क्या है, विरल माध्यम, और नीचे क्या है, सघन माध्यम है। आपने कहा ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सघन माध्यम है और नीचे क्या है, विरल माध्यम। आपने कहा ठीक है। तो माना कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगा, और हमने यहाँ पर माना कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 है, विरल माध्यम का N1 है, मानने में क्या आ जाता है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा विरल माध्यम से। तो देखो, कोई भी प्रकाश किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऐसे जाना चाह रही थी, लेकिन माध्यम बदल गए। तो माध्यम बदलने में प्रकाश किरण की दिशा चाल सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। अपवर्तन का यही नियम है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम जाते तो दूसरे माध्यम जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। और ये जो रेखा है आपकी, ये क्या है, ये रेखा आपकी क्या है, अभिलंब है, और ये क्या है, सीमा पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है। तो जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। और जब प्रकाश इसको जाना चाहिए तो सीधा ऐसे चली जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि माध्यम बदल गया। तो जब प्रकाश किरण सघन से विलंब माध्यम में जाती है अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो ये रेखा आपकी अभिलंब है। तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं गई, क्योंकि माध्यम बदलने पर उसकी दिशा ही बदल गई, विचलित हो गई। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कह रहा है कि जब प्रकाश का एक दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। तो अभिलंब से दूर कब हटेगी, तब हटेगी जब प्रकाश के सघन माध्यम से विलंब माध्यम में जाए। जब प्रकाश के सघन माध्यम से विलंब माध्यम में क्या हो जाए, तो दूसरे का, आपके बहुत के दूसरे का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कोई उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी दिया 15 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस जो होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो सदैव क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 15 सेंटीमीटर प्लस का, ठीक है। और कह रहा है इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इससे जो वस्तु है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए हल करते हैं कि प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। याद रखिएगा, अगर आप दर्पण पढ़ते हैं, अगर आप दर्पण पढ़ते हैं और इधर मैंने लिख दिया हूँ लेंस पढ़ते हैं, दर्पण में VIM यानी IM भी आप, ठीक है, VIM, अगर ये भी प्लस आए, I भी प्लस आए, M भी प्लस आए, तो इस तीनों का अर्थ होता है कि वो प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी बना है। और अगर ये तीनों माइनस में आ जाए, अगर ये तीनों माइनस में आ जाए, तो इसका अर्थ होता है कि एक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अपना वास्तविक बनेगा। लेकिन लेंस में क्या है, लेंस में IM अगर प्लस आए, IM अगर प्लस आए तो ये होता है आभासी। क्या होता है, आभासी। लेकिन अगर V प्लस में आ जाए तो इसको होता है वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक होता है। यानी पूरी चीज़ सेम रहेगी, बस आपको लेंस में ये ध्यान देना है, स्टार बनाकर ध्यान देना है कि V अगर प्लस आया तो वहाँ पर उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो तो ये वास्तविक होगा, और I माइनस अगर V माइनस आया तो ये क्या होगा, आभासी। यानी लेंस में V की केस में उल्टा है, अगर V प्लस आया तो वास्तविक, V माइनस आया तो आभासी। तो देखिए लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। अगर यहाँ पर प्लस हो जाता है तो दर्पण का सूत्र हो जाता है। तो f कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, v कितना दिया है नहीं पता, पूछ रहा है, u कितना दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, ये प्लस हो जाएगा। जब इसको पक्षांतर हम लोग इधर करेंगे तो 1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/v हो जाएगा। एलसीएम लोग तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 15 दूना 30, 15 का नाम 15, तो 1/v। तो 2 में से 1 गया 1, यानी 1/30 बराबर 1/v, अर्थात v बराबर 30 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब जो है वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब देखें प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तो वस्तु रखी गई है उत्तल लेंस में। ये कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। वस्तु रखी गई है उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर, इधर इसलिए है माइनस, और प्रतिबिंब इसके विपरीत ओर बन रहा है, इधर बन रहा है, इसलिए है ये प्लस। यानी अब अपना प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अपना जो प्रतिबिंब होगा प्लस आया ना, तो प्लस के लिए यहाँ पर क्या यूज होगा, वास्तविक। क्या यूज होगा, वास्तविक। यानी क्या, वास्तविक यूज होगा। अब जितनी दूरी पर वस्तु रखी थी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब, अर्थात प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बनता है। फिर अगर आप आकार ज्ञात करना चाहते हो तो कैसे ज्ञात करो, देखो एक सूत्र है आकार ज्ञात करने का कि m = I/O = V/U। अगर यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो ये आवर्धन जो होता है वो किसका होता है, वो दर्पण का होता है। अगर यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे तो ये सूत्र बन जाता है लेंस का। आइए देखते हैं, I का मान हम लोगों को नहीं, I और पता ही नहीं है, ठीक है, I वो पता ही नहीं है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, m = V/U। m कितना दिया है, तो m तो नहीं दिया है, ठीक है, तो v कितना दिया है, v दिया है 30 सेंटीमीटर, और u कितना दिया है,
यू दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो 30 से करना 30 अर्थात m इज इक्वल टू आया -1। अब माइनस क्या बता रहा है, तो m माइनस क्या बताता है, तो एम आई वही होता है, तो जब माइनस आता है तो ये होता है वास्तविक। एम आई के लिए वही पुराने दर्पण के कॉन्सेप्ट है कि जब m माइनस आया तो हो जाएगा वास्तविक, तो यानी एक गुना मतलब उतना। जैसे हमने कहा यहाँ पर 5 लिखा है, तो 5 रुपये का एक गुना मतलब 1 से गुना कितना आता है, 5 ही रुपये आएगा। यानी जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। m जो होता है ये रेखीय वर्धन होता है, गुना आधा, ये सारी चीज़ क्या बताता है, प्रतिबिंब के आकार को शो करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है, पढ़िए तब से, आपके स्क्रीन में है। याद रखिएगा कि जो लेंस होता है उसमें v के केस में उल्टा है। अगर v माइनस आया तो वो चीज़ आभासी, v प्लस आया तो वो चीज़ है वास्तविक। बाकी पूरा दर्पण का ही कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। इसमें क्या है, चौथा कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होगा। देखो इसके कई सारे सवाल घुमा फिरा के पूछता, मैं यहाँ पर सबका मैं यहाँ पर निचोड़ दिखाता हूँ। देखो होता क्या है, इसे बोला जाता है प्रिज्म का आधार, एक मान लेते हैं कोई प्रिज्म है, ऐसे बोला जाता है प्रिज्म का शीर्ष। आपने कहा ठीक है, यहाँ से जो कोई सनलाइट आई जो श्वेत प्रकाश है, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है जब विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगी तो विलंब की ओर झुकेगी, यानी ये एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसे विचलित हो गई। अब इसके अंदर 7 कलर होते हैं, तो 7 कलर ऐसे ऐसे आप लोग दिखाएंगे, ऐसे ऐसे 7 कलर आप दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे 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 करके 7 कलर दिखाएंगे, तो आपको याद होगा ना विवजोर, VIVGYOR विवजोर, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर होता है वायलेट, इंडिगो, यहाँ पर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर क्या होता है रेड। तो देखो प्रिज्म के आधार, ये प्रिज्म का आधार, तो प्रिज्म के आधार से सबसे दूरस्थ जो कलर होता है वो रेड होता है। आपने कहा ठीक है, प्रिज्म के आधार के सबसे समीप जो होगा वो वायलेट होगा, बैगनी होगा, और प्रिज्म के शीर्ष सबसे दूरस्थ जो होगा वो वायलेट होगा, और प्रिज्म के शीर्ष सबसे जो निकटतम होगा, जो समीप होगा वो रेड होगा, ठीक है। जो जितनी प्रकाश किरण मूर्ति है उसका अपर्तनांक उतना ही अधिक होता है, जो प्रकाश किरण जितनी मूर्ति उसका अपर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यानी यहाँ पर बैगनी का अपर्तनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा, लाल का अपर्तनांक सबसे कम होगा, लाल का अपर्तनांक सबसे कम होगा, बैगनी का सबसे अधिक होगा। यानी अगर मैं आपको यहाँ पर एक संबंध बनाऊं अपवर्तनांक का, ठीक है, तो अपवर्तनांक अनुक्रमानुपाती 1/तरंग दैर्ध्य के होता है। किसको होता है, तरंग दैर्ध्य का अनुक्रमानुपाती बोल लो या 1/अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती बोल लो। तो यानी लाल का अपवर्तनांक सबसे कम है, रेड का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। 5वां नंबर क्या है कि एम्पियर प्रति सेकंड किसका मात्रक है। आप सभी को पता है कि Q बराबर IT, ये फार्मूला है। आपने कहा ठीक है सर जी। I है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और T है समय, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड इसका मात्रक हुआ, कुलाम का मात्रक हुआ, आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या हुआ जी, एम्पियर इंटू सेकंड कह लो या कुलाम कह लो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हों तो ऊष्माओं का अनुपात है। देखिए कि यहाँ पर ये डायग्राम है, इसका प्रतिरोध R1 है और इसमें धारा जा रही है कैपिटल I1, और ये दूसरा है प्रतिरोध R2, इसमें धारा जा रही है I2, और ये किसी बैटरी से क्या होंगे, यहाँ पर जुड़ी है प्लस और ये माइनस का वोल्ट क्या है V। तो समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है, और समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है प्रतिरोध के सिरों के बीच, और श्रेणी क्रम में धाराएं बराबर होती हैं। तो ध्यान से देखें, 3 फार्मूले हम लोगों को पता है कि H = VIT ऊष्मा का, और H = I2RT ऊष्मा का, और H = V2T/R ऊष्मा का। ये 3 फार्मूले आप सभी को पता होने चाहिए।
देखो समांतर क्रम में तो इनके वोल्टेज क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यानी V इज इक्वल टू I1 R1 और V इज इक्वल टू I2 R2, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यानी I1 R1 इक्वल टू I2 R2। यहाँ से I1 अपान I2 का सब्जेक्ट बनाएंगे तो R2 अपान R1 हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर जी। अब कह रहा है प्रति सेकंड, यानी मतलब जितने टाइम में यहाँ बह रहा है उतने टाइम में धारा इसमें बह रही प्रति सेकंड। तो देखो यहाँ पर H1 लो, इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं, और I स्क्वायर क्या है, I स्क्वायर, तो यानी पहला उसमें तो पहला धारा I1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा R1, और यहाँ पर प्रति सेकंड, तो टाइम कितना हो जाए 1 सेकंड, 1 लिख दिया आपने। सेम उसी प्रकार से यहाँ से लो H2 बराबर ये हो जाएगा I2 का स्क्वायर हो जाएगा R2। आप ध्यान से देखिए क्या कि H1 अपान H2 इज इक्वल टू I1 अपान I2, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो इंटू R1 अपान R2। अब ध्यान से देखिए I अपान I2 का जो निकला है, I1 अपान I2 का जो निकला है बराबर में प्रतिरोध R2 अपान R1, यानी इसकी जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, H1 अपान H2 इज इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या करेंगे, R2 अपान R1 का स्क्वायर इंटू R1 अपान R2। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, स्क्वायर है, यानी R2 दो बार और R2 एक बार नीचे दें, एक बार इससे एक बार ये कैंसिल, इससे एक बार ये कैंसिल, यानी H1 अपान H2 इज इक्वल टू R2 अपान R1। हम लोग इस फार्मूले का भी यूज करके कर सकते थे, कैसे, वोल्टेज दोनों में क्या है, बराबर है, तो H1 इज इक्वल टू वोल्टेज बराबर, वोल्टेज को V ही रखा जाए, टाइम 1 सेकंड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला प्रतिरोध R1 बटे H2 हो जाएगा, फिर क्या है प्रतिरोध वोल्टेज वही है V स्क्वायर, और यहाँ पर दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, तो V से V कैंसिल, ऊपर हो जाएगा R2 नीचे हो जाएगा R1। तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे आप वैसे कर लीजिए। तो समांतर क्रम वोल्टेज बराबर होता है और श्रेणी क्रम में धाराएं बराबर होती हैं। अगला है 7वां है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो कोई चुंबकीय क्षेत्र का कोई एक भी फार्मूला आपको याद हो उससे निकाल लो तीव्रता का मात्रक, ठीक है, क्योंकि आप कितना रट के चलेंगे, अगर आप रट सकते हैं तो अच्छी बात है। तो देखो आपको एक फार्मूला याद होगा कि जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो IBL साइन थीटा, ठीक है, और ये जो साइन थीटा ये सब क्या है, इन सब के मात्रक तो नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अनुपातिक होते हैं। तो इसका मात्रक, अब B का मात्रक निकालना, तो B बराबर लोगे तो F और IL नीचे हो जाएगा, और F का जो सूत्र होता है वो होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन प्रति I यानी धारा, धारा का हो जाएगा एम्पियर, और इसका क्या हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां का बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेथेन का संरचनात्मक सूत्र, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो देखिए मेथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन को 8वां क्वेश्चन है। देखिए 8वां क्वेश्चन को, इसमें क्या लिखा है कि इसका संरचनात्मक सूत्र मेथेन का। तो सभी को पता है मेथेन का सूत्र होता है CH4, इसकी ओपन करेंगे संरचना तो कार्बन संयोजकता 4 होती है, तो एक हाइड्रोजन से क्या हो जाएगी, ये बैलेंस हो जाएगी। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। आपने कहा ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा ए ऑप्शन क्या दिया था, जो CH और H, ये क्या है, एथेन है, क्या है ये, एथेन है, ये मेथेन था, ये क्या है, एथेन है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट, लेकिन ये ए वाला क्या है, एथेन है। उसके बाद सी ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे दिया है HC डबल बॉन्ड फिर CH, ये ठीक है, ये क्या है, ऐसे हैं। तो आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एथीन हो गया, ये क्या हो गया आपका एथीन। और फिर डी ऑप्शन देखिए C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो जाएगा, एथाइन, ये एथाइन है, ये एथीन है, ये एथेन और ये मेथेन। तो बी ऑप्शन आके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं यहीं पर चर्चा कर दूँ, जो एल्केन श्रेणी होता है जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनका जो सूत्र होता है समान सूत्र होता है CnH2n+2, और जो डबल बॉन्ड वाले सूत्र होता है एल्कीन का वो होता है CnH2n होता है, और जो एल्काइन का सूत्र होता है वो CnH2n-2। और जहाँ पर n क्या है, n है कार्बन परमाणुओं की संख्या, मतलब 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, n क्या होगी, नंबर होंगे यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी क्या है। निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी क्या है। देखिए सजातीय श्रेणी आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सजातीय श्रेणी की परिभाषा, इसकी विशेषता, इसके गुण जो भी होंगे सब पढ़ के आप जाइएगा। कह रहे सजातीय श्रेणी में आप सभी को पता होगा कि क्रमागत जो दो यौगिकों के बीच CH2 का क्या होता है, अंतर होता है। सजातीय श्रेणी में CH2 का क्या होता है जी, अंतर होता है। ठीक, तो देखिए इसमें सजातीय श्रेणी का तो और देखिए सजातीय श्रेणी जो भी होगी ना, उनमें ये चीज़ कॉमन आपको मिलेगी कि उनके अगर उसमें कोई क्रियात्मक समूह दिया है तो दोनों में क्या होता है, सेम होता है। जैसे पहला दिया है C2H4 और दूसरा है CH4। अब अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर एक कार्बन तो अंतर, यहाँ एक कार्बन, यहाँ दो का, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस, यानी पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा देखो CH4 और C2H6, यहाँ पर ध्यान से एक कार्बन का अंतर है, आपने कहा ठीक है, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन का अंतर है, तो आपका बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो 9वां का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 10वां क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO2 का होल थ्राइस। PbNO2 का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, लेड नाइट्रेट है ना, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, लेड नाइट्रेट, जैसे ये यहाँ पर HNO3 ना, ये क्या है HNO3। तो जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो H पर एक प्लस आता है, NO3 पर क्या आता है, एक माइनस। तो इस पर क्या आता है, एक माइनस होता है नाइट्रेट आयन पर। तो यानी अब होता क्या है कि ये जो माइनस है इसको 1 लिखो और ये प्लस है इसको 1 लिखो। तो इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे। तो Pb पर आता है 2 प्लस, तो देखो ये इसके यहाँ पर लिखा गया और इस पर आता है 1 माइनस, यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10वां का आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, करेक्ट हो जाएगा। 10वां का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है शुद्ध जल का pH मान। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, देखो आपने ABCD पढ़ी हुई है, पहले ए आता है फिर बी आता है। तो देखो 0 से लेकर यहाँ 7 तक एसिड होता है, मतलब अम्लीय होता है, और 7 से लेकर यहाँ 14 इनके बीच जो होता है वो क्षारीय होता है। इधर अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति होगी, और इधर क्या होती है, क्षारीय प्रकृति, जिसका भी pH मान, अगर करेक्ट किसी का pH मान 7 आया है तो वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एंटीमनी है उपधातु। एंटीमनी क्या है, एंटीमनी का प्रतीक Sb होता है, ये क्या है, उपधातु है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए इसको। 13वां नंबर क्वेश्चन को कि यहाँ पर एस्टिक अम्ल की क्रिया किससे करा रहे हैं हम लोग, एथिल एल्कोहल से करा रहे हैं। तो जब एस्टिक अम्ल की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम लोग एथिल एल्कोहल से कराते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर एस्टर बनता है, क्या बनता है, एस्टर बनता है और जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग एस्टरीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। अब देखिए इसमें ध्यान से क्या है कि एसिटिक CH3COOH, आप सभी को पता होना चाहिए CH3COO, ये एस्टिक अम्ल सिरके का अम्ल है। इसका जो आयुपेशी नाम होता है एथेनोइक होता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये टूटता है CH3COO और यहाँ पर H क्या आता है, प्लस, इधर पे क्या आता है माइनस। तो ये एसीटेट आयन, ये क्या है, एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन है। तो ये एस्टिक अम्ल हो गया, प्लस एथिल C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, कंसंट्रेशन H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इसको तोड़ो। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा CH3COO माइनस H प्लस हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से तोड़ोगे तो C2H5 क्या हो जाएगा, C2H5 और OH माइनस हो जाएगा। तो ऐसा तोड़ के इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपकी चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। अब ये जुड़ जाएगा इसके साथ और ये जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये आपका बना H2, आपका ये बन गया H2, और जब ये इसके साथ जुड़ा है एसीटेट आयन के साथ COO के साथ एथिल जुड़ा C2H5, तो आपका ये क्या बना, एथिल एसीटेट। इसका नाम क्या होगा, एथिल। इसका साधारण नाम है एथिल एसीटेट, इसका साधारण नाम है एथिल एसीटेट, और इसका आयुपेशी नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल एथेनोएट, नोएट।
ठीक है, एथिल एथेनोएट, तो इसका विशेषण नाम हो जाएगा एथिल एथेनोएट। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 नंबर ध्यान से देखिए, बहुविकल्पी कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। अच्छा, हमारे कोशिकाओं में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? एटीपी के रूप में मुक्त होती है, एटीपी के रूप में खर्च होती है, इसलिए इसे मुद्रा कहते हैं। तो जो यहाँ पर ऊर्जा है हमारी कोशिकाओं में एटीपी के रूप में मुक्त होती है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पित्तरस का स्राव होता है पित्ताशय से, सभी को पता है। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में पराग कण होते हैं, आप सभी को पता होगा कि क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई फूल है, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर हरी हरी पत्तियाँ होती हैं शुरू में, ये वाह दल है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो पंखुड़ियाँ ऐसे जाती हैं, क्या है ये? पंखुड़ियाँ हैं। इसी पंखुड़ियों में से आप देखेंगे ऐसे तंतु, ये क्या है? तंतु होता है, और इसी तंतु पे यहाँ जो गोल गोल होता है इसे हम लोग कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं? पराग कोश। तो इसी पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। इसी पराग कोश में क्या होते हैं जी? पराग कण होते हैं, ठीक है। तो पराग कोश में होते हैं पराग कण। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, कौन से? ब्रायोफिलम। इसे 17 नंबर का ध्यान से देखिए कि पत्तियों में कलियां विकसित होती हैं ब्रायोफिलम में, जिसे हम लोग तिलचट्टा भी कहते हैं, ठीक। 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीता। पपीता क्या एक लिंगी फूल का उदाहरण है। एक स्वस्थ मनुष्य में समान रक्तदाब होता है, वो सभी को पता है, 120 से 180, 120/180 होता है। निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो जो 20वां का ऑप्शन है, ये घास से बकरी और बकरी से घास और बकरी और क्या हो जाएगा? मानव, ठीक है, घास बकरी और क्या हो जाएगा?